नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी महाराष्ट्र का बवाल चल ही रहा है, राजनीतिक संकट चल ही रहा है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसके लिए एक संविधान पीठ के गठन का ऐलान किया है। अब वो संविधान पीठ गठित होगी, उसके बाद तारीख दी जाएगी, फिर सुनवाई शुरू होगी। वो एक लंबी प्रक्रिया है, लंबी सुनवाई होनी है महाराष्ट्र की। लेकिन जो कांग्रेस का अपना अंदरूनी संकट है महाराष्ट्र के भीतर, वो सतह पर आ चुका है। राज्यसभा चुनाव में, विधान परिषद चुनाव में और अल्टीमेटली जब नई सरकार ने, एकनाथ शिंदे सरकार ने विश्वास मत पेश किया, उस समय भी कांग्रेस के कई एमएलए अनुपस्थित रहे, बहाने बना दिए कि वो लेट हो गए थे और दरवाजे बंद हो गए, इसलिए हम वोट कास्ट नहीं कर पाए। 7 एमएलए ऐसे हैं जो तीनों प्रक्रिया में पक्षद्रोही हुए हैं, क्रॉस वोटिंग किया है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया है। 11 को कारण बताओ नोटिस महाराष्ट्र में जारी किए गए हैं। वहां उद्धव ठाकरे सरकार वाली के नेतृत्व वाली कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की सरकार तो चली ही गई है, एमवीए की सरकार तो चली ही गई है, तो महाराष्ट्र में भी झटका लगा है कांग्रेस को। पंजाब के बाद एक और राज्य उसके हाथ से छिन गया। इसके अलावा जो गोवा में संकट है, इनका जो 11 सदस्यीय विधायक दल है, उसमें से भी एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के ही हैं, उनकी सरपरस्ती में 5 एमएलए बगावत के मूड में हैं। तो गोवा में भी जो 11 चुन करके आए थे, उनमें से 5 भारतीय जनता पार्टी की तरफ भागने को तैयार बैठे हैं। बोरिया बिस्तर उन्होंने बांध करके तैयार रखा हुआ है। अब उनकी घेराबंदी की कोशिश चल रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और जो झारखंड में संकट है, उस पर भी आज इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव ने एक बार फिर झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन की जो मतभेद हैं, वो सतह पर ला दिए हैं। कांग्रेस चाहती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट करे राष्ट्रपति चुनाव में, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूरी ये है कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी भी हैं, झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं और हेमंत सोरेन के परिवार से उनके निजी ताल्लुकात भी हैं। तो झारखंड में क्या कोई खेल होने वाला है? क्या गठबंधन टूटने वाला है? क्या सरकार जाने वाली है? इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा सबसे बड़ी खबर की। और सबसे बड़ी खबर ये है कि सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने तीसरा समन भेज दिया है। पहला समन उनको भेजा गया था 8 जून के लिए, तब वो कोविड-19 पॉजिटिव हो गई थी, उनको अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा था, कई दिन वो अस्पताल में रहीं। फिर उनको 23 जून के लिए फ्रेश समन जारी किया गया था, लेकिन ये कहकर के वो 23 जून को भी ईडी के सामने पेश नहीं हो पाई थी कि कमजोरी है, कोविड-19 के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो उनसे जूझ रही हैं, उनसे रिकवर होने की कोशिश कर रही हैं, उनको 4 सप्ताह का समय दिया जाए। तो 23 जून के बाद उनको 4 सप्ताह का समय देते हुए अब 21 जुलाई को ईडी ने उनको पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। और ये क्या मामला है जिसमें राहुल गांधी से भी लगातार 5 दिन, लगातार तो नहीं पर बीच में 3 दिन का गैप देकर के पूरे 5 दिन तक लंबी पूछताछ हुई थी ईडी के द्वारा। और आपको ध्यान होगा, जब राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही थी तो दिल्ली की सड़कों पर किस तरह का
वातावरण क्रिएट कर दिया था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जो पदाधिकारी हैं उन्होंने, जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अलग-अलग राज्यों के जो एमएलए हैं और यहाँ तक के राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान दिल्ली में डेरा डाल दिया था। दिल्ली पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी, रोज़ाना हंगामे किए जा रहे थे, प्रदर्शन किए जा रहे थे, सड़कों पर धरने दिए जा रहे थे। हंगामा करके एक अलग सीन क्रिएट करने की कोशिशें हो रही थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये याद दिलाया था कांग्रेस को, कांग्रेस के नेतृत्व को, कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात दंगों को लेकर के एक एसआईटी का गठन किया गया था और उस एसआईटी ने 28 मार्च 2010 को मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी से 9 घंटे लगातार पूछताछ की थी। तब गुजरात की भारतीय जनता पार्टी इकाई ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, कोई हंगामे नहीं किए थे, कोई धरने प्रदर्शन नहीं किए थे, बल्कि नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि जो संविधान है उसका सबको सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, वो अगर किन्हीं मामलों में आपसे पूछताछ करना चाहती हैं तो आपको उन्हें सहयोग करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस एक अलग ही सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, ये आरोप लगा करके कि चूंकि नरेंद्र मोदी इस समय प्रधानमंत्री हैं, इसलिए सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है राजनीतिक बदले की भावना से। तो 2010 में किसकी सरकार थी केंद्र में? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। सोनिया गांधी के दिशा निर्देश पर वो काम करती थी। तो क्या ये मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी पूछताछ हो रही थी वो केंद्र सरकार के इशारे पर हो रही थी? हालांकि एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था, लेकिन अमित शाह के मामले में तो आप ऐसा नहीं कह सकते। अमित शाह जब गुजरात के गृह मंत्री थे नरेंद्र मोदी सरकार में, तो उनको एक फर्जी मुठभेड़ में कॉन्स्पिरेटर बता करके न केवल गिरफ्तार करा लिया गया था, बल्कि वो कई महीने जेल में रहे थे और उसके बाद कुछ ऐसे दस्तावेज कोर्ट के सामने रखे गए कि उनको गुजरात से बाहर होने के आदेश भी जारी कर दिए गए थे। लंबे समय तक अमित शाह बाहर रहे, लेकिन जब इसकी अल्टीमेटली सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की बातें सामने आई, तो पता चला कि अमित शाह को जानबूझ करके फर्जी मामले में गिरफ्तार कराया गया था गृह मंत्री रहते हुए। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की लीडरशिप को ये याद दिलाने की कोशिश करती रही है कि कानून का राज ही चलेगा और कानून के राज का, संविधान का, सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई का, जांच पड़ताल का सबको सम्मान करना चाहिए। ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी से ईडी ने 5 दिन की लंबी पूछताछ की है और ये पूछताछ 40 घंटे से ज़्यादा की चली है। अब उसी मामले में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही सोनिया गांधी को भी तीसरा समन जारी किया गया है 21 जुलाई के लिए। तो सोनिया गांधी से जो राहुल गांधी से पूछताछ हुई है, उसके बेस पर भी क्रॉस क्वेश्चंस किए जाएंगे। इसके अलावा चूंकि जो नई कंपनी गठित की गई थी यंग इंडियन के नाम से, उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 38% के शेयर थे। तो सोनिया गांधी से भी करीब करीब वही सवाल पूछे जाएंगे जो राहुल गांधी से पूछे गए थे और राहुल गांधी ने उनके जो जवाब दिए हैं वही सब प्रक्रिया सोनिया गांधी के साथ भी दोहराई जाएगी। लेकिन
ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये बहुत बड़ी घटना है कि कांग्रेस का कोई प्रेसिडेंट, और सोनिया गांधी तो बीच के 10 महीने अगर छोड़ दें, जब राहुल गांधी ने 10 महीने या करीब करीब सवा साल, जब राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था और फिर इन्होंने 2019 की हार के बाद इस्तीफा दे दिया था, तो 1998 के बाद से लगातार सोनिया गांधी ही कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हुई हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के 11 अध्यक्ष आए और बदल गए, लेकिन कांग्रेस में केवल मां और बेटा ये दोनों रहे, और बेटा भी एक सवा साल के लिए रहा। ज्यादातर मां ही प्रेसिडेंट बनी हुई हैं। तो कांग्रेस की प्रेसिडेंट, और वो भी नेहरू गांधी खानदान से ताल्लुक रखने वाली सोनिया गांधी, यानी इंदिरा गांधी की बहू और राजीव गांधी की पत्नी, ये दोनों प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री रहे। उनके किसी भी खानदान के सदस्य को अभी तक किसी सेंट्रल एजेंसी की पूछताछ का सामना नहीं करना पड़ा है। इसलिए मैं इसको ऐतिहासिक और बहुत बड़ी घटना बता रहा हूं। राहुल गांधी से ऑलरेडी पूछताछ हो चुकी है। सोनिया गांधी से 21 जुलाई को पूछताछ होगी, अगर कोई नया बहाना या कोई नई बाधा नहीं आई तो ये अपने आप में एक बड़ा संकट है कांग्रेस के लिए और इस नेहरू गांधी परिवार के लिए भी। अब बात करते हैं गोवा की। गोवा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं माइकल लोबो, उनकी कांग्रेस नेतृत्व ने छुट्टी कर दी है, उनको पद से हटा दिया है। और इसका ऐलान जो गोवा के एआईसीसी के प्रभारी हैं दिनेश गुंडू राव, उन्होंने की है। उनका कहना यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और माइकल लोबो, इन दोनों ने मिलकर के कांग्रेस के 3 और जो एमएलए हैं उनके साथ एक कॉन्स्पिरेसी रची है। और ये जो एमएलए हैं, जो 3 दूसरे एमएलए हैं, केदारनाथ नाइक, राजेश फलदेसाई और डेलियाला लोबो, दिगंबर कामत, इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष हैं जो थे माइकल लोबो, और ये 3 एमएलए, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इन तीनों से ही कांग्रेस नेतृत्व का कोई संपर्क इस समय नहीं है। इन सबके फोन स्विच ऑफ हैं, और जो नेतृत्व है वो ये कोशिश कर रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार गोवा में विधायक दल ना टूटने पाए। 40 का सदन है। भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए जीत करके आए थे उनकी संख्या 20 है। 5 ऐसे एमएलए हैं जो अदर दलों के या निर्दलीय हैं, उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। यानी 40 के सदन में भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी 25 एमएलए की स्ट्रेंथ है, उनकी सरकार को कोई संकट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से माइकल लोबो की धर्मपत्नी ने मुलाकात की है उनके सरकारी आवास पर जाकर के, उससे इन चर्चाओं को बहुत तेजी मिली है कि कांग्रेस का विधायक दल टूट रहा है। अब जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसका कहना यह है कि दिगंबर कामत पर कई मामले दर्ज हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के इन मामलों से मुक्ति चाहते हैं। और जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब वो सत्तारूढ़ दल में शामिल होकर के सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं, कुछ लाभ अर्जित करना चाहते हैं। और तमाम तरह की जो भी ऐसे मौकों पर बयानबाजी होती है, जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा कि साहब
ये जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनका उपयोग दुरुपयोग किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग राज्यों में। और पिछले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को गोवा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और उसने फिर भी सरकार बनाई थी। इस बार भी उसको बहुमत से एक सीट कम मिली तो भी उसने सरकार बना ली और अब कांग्रेस विधायक दल को तोड़ने की तरफ वो बढ़ रहे हैं। क्या होगा ये तो गोवा पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि कांग्रेस में गोवा में एक और बड़ा विभाजन तय हो गया है। आपको याद होगा गोवा के ही पूर्व मुख्यमंत्री फ्लैरियो टीएमसी में शामिल हो गए थे पिछले लोकसभा चुनाव से पहले, और अब गोवा कांग्रेस विधायक दल में एक और टूट की गाथा लिखी जा रही है। अगर झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की हमने बात कर ली, किस तरह का संकट वहां कांग्रेस में है। गोवा की हमने बात कर ली, सोनिया गांधी को जो नया समन मिला है ईडी का, उस पर हमने चर्चा कर ली है। अब झारखंड, और वो भी राष्ट्रपति चुनाव। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी समुदाय से आने वाली, उड़ीसा से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब तक भारतीय जनता पार्टी को 3 राष्ट्रपति चुनने का मौका मिला है। पहला राष्ट्रपति उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम को चुना, जो पसमानदा समुदाय से आते थे, मुस्लिमों में, जिनका परिवार एक गरीब परिवार था। ये भी अखबार बांट करके अपनी शिक्षा पूरी किए थे और इनके परिवार के जो लोग हैं वो मछली वगैरह का काम करते थे, उससे परिवार का भरण पोषण होता था, यानी गरीब परिवार से थे। बाद में वो वैज्ञानिक बने, मिसाइल मैन बने, राष्ट्रपति बने, भारत रत्न उनको मिला। परमाणु जो परीक्षण है वो उनके समय में हुआ, तो बहुत सारी उपलब्धियां उनके नाम रही। दूसरा राष्ट्रपति जो अभी हैं और जो जिनका कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म होगा, रामनाथ कोविंद दलित वर्ग से आते हैं, कानपुर के उन परोख गांव से वो आते हैं। तो पहला मुस्लिम पसमानदा समुदाय से, गरीब परिवार से, दूसरा दलित, और तीसरा राष्ट्रपति जो अब बनने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी इलाके से, आदिवासी समुदाय से, जनजाति समुदाय से। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, जिसके बारे में ये एक आम धारणा बनाई जाती रही कि ये ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी है, वो किस तरीके से अब वंचित वर्ग के लोगों को सर्वोच्च सम्मान दे रही है, सर्वोच्च पद पर बैठा रही है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। जो इनके घटक दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं, वो काफी हैं, पर्याप्त हैं। और चूंकि ये उड़ीसा से आती हैं, तो नवीन पटनायक यानी बीजेडी वो उनको सपोर्ट कर ही रही है। सबसे बड़ा संकट जो है वो कुछ ऐसे दलों के लिए है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो भी उनके राज्यों में आदिवासी जो मतदाता हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं, और वो द्रौपदी मुर्मू की अनदेखी करके जो विपक्ष की तरफ से पेश किया गया है चेहरा यशवंत सिन्हा का, उनको वोट देने का खतरा मोल नहीं ले सकते। और वही स्थिति झारखंड में भी पैदा हो गई है। झारखंड आदिवासी बाहुल्य स्टेट है। हेमंत सोरेन और इनके पिता शिबू सोरेन आदिवासियों की राजनीति करते रहे हैं। झारखंड की राज्यपाल रही हैं द्रौपदी मुर्मू। इस परिवार से यानी सोरेन परिवार से उनका पारिवारिक रिश्ता भी है। ऐसे में वो इस बात की अनदेखी नहीं कर सकते
कि द्रौपदी मुर्मू को वोट ना दें और यशवंत सिन्हा को वोट दें। और इसको लेकर के कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में तनाव देखा जा रहा है। कांग्रेस का प्रेशर है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हुए 2012 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणब मुखर्जी को वोट दिए थे, उसी तरीके से वो इस बार भी जिजीविषा दिखाएं, साहस दिखाएं। लेकिन इस बार हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी के लिए ये ऐसा करना संभव नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन पर कई केंद्रीय एजेंसियों की जांच पड़ताल भी चल रही है, जिसका बहाना इस समय कांग्रेस के नेता बना रहे हैं। तो कांग्रेस का संकट बढ़ता जा रहा है। वो पंजाब से बाहर गई, वहां चुनाव हारी। अभी महाराष्ट्र में सरकार टूट गई, वहां की सत्ता से बाहर हो गई। गोवा में वो सत्ता में नहीं है लेकिन प्रतिपक्ष में है, वहां उनका विधायक दल टूट रहा है। झारखंड में वो साझीदार है हेमंत सोरेन सरकार में, वहां भी गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और खुद सोनिया गांधी को एक और समन मिल गया है ईडी का। तो सोनिया गांधी भी अब से करीब करीब 10 दिन बाद ईडी के सामने पेश होंगी नेशनल हेरल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।